वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है। आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसका लेसन आपको प्रोवाइड किया है। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से गाइड करता है। तो DPSP क्या होता है ये भी मैंने बताया। फिर 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। फिर मैंने ये भी बताया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशंस किसे कहते हैं, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी की बात की थी हम लोगों ने। तो गाइज हम लोगों ने सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर की है प्रीवियस लेक्चर में। डीप पे मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी लेक्चर की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कंप्लीट द सेंटेंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको MCQ टाइप का ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इन महाराष्ट्र डैश सीट आर अब रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। पहले चीज़ समझ लो कि सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन में आ जाता है जैसे कि पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, ठीक है, महानगर पालिका। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे जो अगर कोई औरत इनमें पार्टिसिपेट करती है या फिर इसमें फॉर्म भरती है तो उसको जो कि 50% का रिजर्वेशन यहाँ पे सीट मिला हुआ है, ठीक है, 50%। तो 50% का इधर रिजर्वेशन मिला है कि उनका अगर मार्क्स में उनके कम भी मार्क्स है लेकिन उनको 50% जितनी भी औरतें हैं तो उनको सीट मिलेगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन था हमारा। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ क्रिएटेड अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर अ वुमेन टू सिक्योर फ्रीडम एंड सेल्फ डेवलपमेंट। कौन सा फेवरेबल एनवायरनमेंट का यहाँ पे बोला गया है आपको कि कौन सा लॉ क्रिएट किया गया, कौन सा कानून बनाया गया है। तो डाउरी प्रोहिबिटेड एक्ट बनाया गया, बिकॉज कि क्या होता है कि लोग दहेज बहुत मांगते हैं, ठीक है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया है वुमन के फेवरेबल के लिए। लेकिन देखा दुख की बात यह है कि आज भी कहीं ना कहीं लोग डाउरी देते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है तो भाई आगे चल के आप लोग इस डाउरी सिस्टम को फॉलो ना करें, सपोर्ट करें वुमेन्स का। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम नॉलेज क्यों ले रहे हैं, तो दैट्स वाई हम नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट बनाया गया, ये कानून है। अगर कोई दहेज लेता है ना तो वो जेल में जा सकता है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज, यहाँ पे आपको आंसर देना है कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो है यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या है इसका आंसर? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो कैसे इसका आंसर डिसेंट्रलाइजेशन पावर है तो ये भी जान लीजिए। देखिए, एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी का मीनिंग ही है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज किया जाए, सब में बांट दिया जाए। उससे क्या होगा कि कोई भी है ना, हर एक ही के पास थोड़ी पावर है, अब तो सबके पास पावर हो गई। दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और डेमोक्रेसी में ये बहुत ही अच्छी, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। डेमोक्रेसी इसमें बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। आपको यहाँ पे से कौन से ये जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं ना, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, आपको ये भी बताना है। साथ में इसके रीज़न देना है कि अगर ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जी भाई, ये सही बोला है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है ना वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे विश्व में। तो अगर ये सही है तो इसके रीज़न बताओ। तो इसका आंसर जो आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर है ये पहली चीज़ तो ये सही है कि इंडियन डेमोक्रेसी ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड की है और ये स्टेटमेंट सही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसे भी लिख सकते हो। ट्रू लिखा तब भी चलेगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड अडल्ट सफरेज बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वली एंड टू बोथ मैन एंड वुमेन अबाउ द एज ऑफ 21 ईयर। देखो, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे बोला गया कि जो भी अडल्ट है, जो
यूथ हैं, ठीक है। तो जो 21 साल से 21 साल के हैं या 21 साल के ऊपर हैं, चाहे औरत हो या आदमी हो, उनको वोट देना है, ठीक है। मैन हो वुमेन हो, उनको वोट देना है, तो वोट की राइट यहाँ पे दे दिया गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि वोटिंग एज वॉज फर्दर reduced फ्रॉम 21 to 18 विच गेव अपॉर्चुनिटी टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस ऑफ टू द यंग जनरेशन ऑफ इंडिया। देखो भारत की जो यंग जनरेशन्स है, तो अब हमें 18 साल का एज कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितना कर दिया, 18 साल के जो एज के बच्चे जो 18 के हैं, 18 से ऊपर के हैं, उनको राइट है कि वो वोट कर सकते हैं। क्या कर दिया उनको, तो यंग जनरेशन को अधिकार दे दिया गया कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को उनको मिल गया, वो वोट कर सकते हैं। इसका एक और रीज़न है, वो रीज़न ये है कि सच अ प्रोविज़न हैड मेड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और यही रीज़न की वजह से अब सबको वोटिंग का राइट मिल गया, तो यही एक रीज़न है जिसके कारण कि पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन गई है हमारी कंट्री। एंड इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशंस। देखो जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस होते हैं, जितने भी बाहर की जो कंट्री हैं, तो हमारे कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ क्या है, वोटर्स हैं, क्योंकि वोट देने वाले हमारे कंट्री में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसीलिए एज़ कंपेयर अगर आप बाकी नेशंस से हम देखें तो हमारे कंट्री में वोट करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम क्यों हमारा जो कंट्री है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में आता है, तो क्यों आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज ड्यू टू राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो देखो इसका आंसर ये रॉन्ग है, सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज ड्यू टू राइट टू इंफॉर्मेशन, ये गलत है। सीक्रेसी इंक्रीज नहीं हुआ है भाई, सीक्रेसी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो हमें ट्रांसपेरेंट हुई हैं, हमें मिली हैं, हम देख सकते हैं गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं कर सकती। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट आपका ट्रू कैसे होगा, तो पहले लिख दो भाई ये फॉल्स है। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे लिखो, द इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट हेल्प इन स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी बिल्डिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन दैम। देखो यहाँ पे जो बोला गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से इंक्रीज़ हुआ है सीक्रेसी गवर्नमेंट का, वो रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट ये है कि आरटीआई की वजह से, राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ है कि कम्युनिकेशन इंक्रीज़ हुआ है, सिटीजन और गवर्नमेंट का जो आपस का कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है। और ये चीज़ हेल्प करती है हमारे डेमोक्रेसी को मजबूत करने में और भी इसका ट्रस्ट बिल्ड करने में और रिलेशंस बनाने में, ठीक है। क्योंकि सरकार सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट करती है, वो क्या करती है, कहाँ पे पैसा लगा रही है, सारी चीज़ें वो बताती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, इसी की वजह से कम्युनिकेशन इंक्रीज हुई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आरटीआई की वजह से क्या हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ है, सिटीजन हैव अ राइट टू नो अबाउट वर्किंग एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या काम कर रही है तो सिटीजन को, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, है ना, राजा की जो प्रजा है उसको पता रहता है। दूसरी चीज़ है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया टू ensure the transparency and accountability which are the hallmark of a good governance। देखो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने राइट दिया हुआ है, हमारी सरकार ने हमें खुद राइट दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक ये जान सकता है कि सरकार क्या कर रही है, वो हिसाब ले सकता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का राइट दी हुई है कि वो देख सकते हैं, जान सकते हैं। और यही चीज़ है जो कि एक गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल दे रही है, एक सैम्पल दे रही है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशंस हैज़ मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन ने क्या बनाया है, तो गवर्नमेंट को एक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया है। और उसकी वजह से जितने भी सरकारी सीक्रेसी थे, जो वर्किंग में सीक्रेट वगैरह थे, वो कम हुए हैं, रेड्यूस हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, हमारा आंसर था। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है?
तो आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डायनेमिक एंड इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनेमिक होता है और एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस। पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू मेक दोज चेंज। देखो कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, मैं आपको बताना भूल गई। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनेमिक। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं, दैट्स इसको डायनेमिक बोला गया क्योंकि इसमें बदलाव होते रहते हैं। एंड इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये एक लेकिन लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये क्या चीज़ होगी, देखो बदलाव तो होते रहते हैं लेकिन उसको हम फॉलो करते हैं और वो चीज़ें चलती हैं, है ना। आज भी हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं और चेंजेस भी होते हैं लेकिन उन चेंजेस को हम फॉलो भी करते आ रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसीलिए बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डायनेमिक एंड इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। दूसरा बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन। अगर चेंजिंग कंडीशन है, एनवायरनमेंट ऐसा हमें करना पड़ रहा है तो करते हैं हम, और पार्लियामेंट के पास पावर होता है इसको चेंज करने के लिए। तीसरी चीज़ बोली गई है कि वो ये है कि जुडिशरी एक्सेप्टेड दिस पावर ऑफ अ पार्लियामेंट टू मेक चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशरी, जो हमारी न्यायपालिका है, उसने स्वीकार किया है कि जो पार्लियामेंट होती है वो उसको राइट है, पार्लियामेंट बना सकती है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें चेंजेस कर सकती है, ठीक है। तो बना नहीं सकती कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है, ठीक है। तो न्यायपालिका इसको एक्सेप्ट करती है, जुडिशरी हमारी एक्सेप्ट करती है, बट एट द टाइम स्पेसिफिक द लिमिटेशन ऑन दिस पावर। लेकिन इस पावर का जो पार्लियामेंट है उसको एक थोड़ा ही इस पावर का यूज करना है, उसके लिए एक लिमिटेशंस लगा दी गई है कि मनमानी पार्लियामेंट कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाल सकती, ठीक है। एक लिमिटेशंस होती है। जुडिशरी टुक स्टैंड द पार्लियामेंट वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो जुडिशरी होती है तो वो जब अमेंडमेंट बनाती है, अमेंडमेंट मतलब होता है चेंजेस, जब हम वो कॉन्स्टिट्यूशन में करती है तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी वो टच नहीं करेगी। बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर किया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। थर्ड ये है जो कि है शॉर्ट नोट्स। पहला आपको दिया गया है प्रोविज़न रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जिन्होंने पहला लेक्चर हमारा देखा है प्लीज़ बताइएगा। अगेन मैं आपको बता देती हूँ माइनॉरिटीज़ का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है प्रोविज़न, कौन कौन से प्रोविज़न, मतलब कि रूल्स रेगुलेशंस लाए गए हैं माइनॉरिटीज़ लोगों के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, की किन किन लोगों को रिजर्वेशन सीट्स मिलेगी, क्या क्या पॉलिसी है उसमें। वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, किस तरीके से औरतें लोकसभा में रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं डीप में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा प्रोविज़न रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसका आंसर ध्यान से सुनो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड अ सेवरल प्रोविजन फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। कई ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं, सेवरल प्रोविज़न मतलब कई ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटीज़ का मीनिंग समझ लो। देखो यहाँ हमारी इंडिया है, इंडिया में समझो कि हिंदू की पॉपुलेशन है 85%, ठीक है। और बाकी जितने लोग हैं उनकी पॉपुलेशन जितना बचा वो उनकी पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। तो 85% तो इनका है और बाकी का जो बचा है वो हो गए हमारे माइनॉरिटीज़ का, ठीक है। तो जो बाकी लोग हो गए उनको हम माइनॉरिटीज़ में डालेंगे। माइनॉरिटीज़ में आप हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मोमेडियन, हर किसी को आप ले लो, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ में सबको ही आएगा, हिंदू को छोड़ के सब आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लोग जो हमारे भारत में रहते हैं, ठीक है। तो हिंदू, मुस्लिम, तो हिंदू का तो ऑलरेडी अलग से है, लेकिन मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो भी तो रहते हैं। तो उनके यहाँ पे उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ लाई गई हैं तो ऐसे माइनॉरिटीज़ लोगों के लिए। तो जैसे कि डिफरेंट पॉलिसी अबाउट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी आर मेड फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसे लोगों के लिए भी अलग से पॉलिसी लाई गई उनके एजुकेशन और उनके एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार से रिलेटेड, कि वो लोग खुद का अपना खुद का भाषा का एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी उसमें जनरेट कर सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज और रीजन। गवर्नमेंट ने
पूरा मतलब यहाँ पे प्रोहिबिट किया है, मतलब कि कोई भी अगर उन ऐसे लोगों से भेदभाव करता है इन ऐसे लोगों का कि बाबा तुम मुस्लिम हो और उनके रिलीजन में जाता है, तो यहाँ पे किसी के भी अधिकार नहीं है कि वो किसी के भी रिलीजन्स के बारे में कुछ भी कहे, किसी के लैंग्वेज के कास्ट के रिलेटेड किसी को भी अधिकार नहीं है। तो इधर प्रोहिबिशन किया गया है, मतलब कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको हमें बंद करना है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोहिबिशंस किया। तीसरी चीज़ जो है प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इनको कल्चरल और एजुकेशनल राइट दिया गया और इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शंस दिए गए हैं इक्वालिटी, फ्रीडम और राइट से रिलेटेड, कि उनको पूरा अधिकार है, ये अपना खुद का स्कूल अपनी भाषा में कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर सकते हैं, इनको पूरा अधिकार है, ठीक है। और ये अपने फंक्शन सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो सारी अधिकार इसमें दिए गए। सो द प्रोविज़न रिगार्डिंग माइनॉरिटीज़ के ये कुछ प्रोविज़न्स थे, रूल्स रेगुलेशंस थे और जो कि बताए गए तो पॉलिसीज़ में डाले गए हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हाट आर द प्रोविज़न मेड फॉर माइनॉरिटी बाय द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रोविज़न्स इनके लिए किए गए। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, आप इतनी चीज़ याद रखो कि इनको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मतलब कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट दिया गया है, इनको प्रोटेक्ट किया गया है, मतलब राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो एक्सप्लॉयटेशन इनका अत्याचार करना इनके ऊपर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है, गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सज़ा हो सकती है। फिर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के लिए भी इनको प्रोटेक्ट किया गया है कि बाबा इनको कोई भेदभाव इनके साथ मत किया जाए। तो ये सारे लाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पॉलिसी रिजर्व ऑफ सीट्स, तो ये क्वेश्चन जो था देखिए, पॉलिसी रिजर्वेशन ऑफ सीट आर दोज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु हैव बीन डिप्रीव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो जो लोग बहुत लॉन्ग पीरियड से हम देखते आ रहे हैं कि उनको एजुकेशन नहीं मिला है, जैसे कि औरतें हो गई, ST/SC कार्ड हो गए, वीकर सेक्शंस हो गए, वीकर सेक्शंस में जितने भी नीची जात हो गई, जिनको हम टच नहीं करते, शूद्र सबको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। तो ऐसे लोग जिनको एजुकेशन मिला ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिला, बस वो नौकरगिरी ही करते रहे, वो सुनते रह गए हाजी हाजी बस, और उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश की है कि ऐसे लोगों का माइंड डेवलप हो, ऐसे लोग भी आगे आए, इनका भी विकास हो, इसलिए इन्होंने रिजर्वेशन सीट रख दी। तो फॉलोइंग आर एफर्ट हैव बीन मेड टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस, इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे पहला है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, कि ऐसे लोगों को एजुकेशंस देना है ताकि उनका माइंड सेट डेवलप हो, और ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार देना है ताकि उनके फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो पाए। साथ ही में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दीज राइट सम सीट आर रिजर्व इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन गवर्नमेंट सर्विस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। देखो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट मतलब SC/ST कास्ट, देखो हर कोई बोलता है ना आप कौन से कास्ट हो, कोई ब्राह्मण रहता है, कोई क्षत्र रहता है, तो जो नीचे जात के लोग हैं वो SC/ST में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट हैं SC/ST वाले, तो गवर्नमेंट की सर्विस मतलब देखो कई लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और गवर्नमेंट सर्विस से जुड़ना चाहते हैं, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई अकाउंटेंट, सब गवर्नमेंट की जॉब पाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट की जॉब में ऐसे जो वीकर सेक्शंस हैं SC/ST, तो इनके लिए इन्होंने सीट रख दी कि भाई अगर ये बंदा एग्ज़ाम देगा SC/ST वाला, तो अगर इसके इतने मार्क्स हैं तब भी इसको हम अपनी इसमें जॉब में ले लेंगे। तो SC/ST का यहाँ पे उन्होंने रिजर्वेशंस रख दिया। और साथ ही में एजुकेशंस में भी रखा। देखो आप कॉलेजेस स्कूल में जाओगे तो स्कूल में भी ऐसे लोगों को एडमिशन्स जल्दी मिल जाता है, उनको बुक की फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। तो ये सारे प्रोटेक्शंस, ये सारी फैसिलिटी दी गई बिकॉज कि इनका माइंड डेवलप हो पाए और ये लोग भी आगे आएँ। फिर नेक्स्ट है देयर इज़ आल्सो प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। ऐसे बहुत सारे जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन सबको रिजर्वेशन सीट दी गई, ठीक है। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है
अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, कि किस तरीके से औरतें लोकसभा में रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट का मतलब समझ लीजिए। रिप्रेजेंट का मतलब होता है जैसे कि आप हो, ठीक है, आप तो सरकार नहीं चला सकते हो ना, एक सिंगल आदमी नहीं चला सकता, लेकिन उसकी जगह में कोई दूसरा खड़ा होकर रिप्रेजेंट करे। इसका मीनिंग आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि आप अपनी कंट्री में स्पोर्ट्स में खेलते हो, ठीक है, और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा चैंपियनशिप लाए, आप इंटरनेशनल लेवल में गए और वहाँ पे जो ओलंपिक होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे गोल्ड मेडल जीते। तो जब आप गोल्ड मेडल जीते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब समझ में आ गया होगा आपको कि रिप्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है। आइए जानते हैं वुमेन रिप्रेजेंट इन लोकसभा। तो ये है आपका आंसर। In our country, from the very beginning, women have less representation in politics and political institutions. देखो हमारे बहुत लॉन्ग पीरियड के मतलब शुरुआत से ही हमारी कंट्री में क्या हुआ है कि जो औरतें थी वो राजनीति और राजनीति से चीज़ें जुड़ी कोई भी चीज़ में वो पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करती थी। पुराने टाइम में भी उनका सिर्फ एक ही रोल रहा सोसाइटी में, और वो ये कि आप जन्म लो, ठीक है, आप 14-15 साल के हुए उनका शादी कर दिया जाता है, एंड देन घर गृहस्थी की कामें सिखाओ, और वही वो फिर आगे चला आया। ठीक है, तो उनको अगर कोई वुमेन खड़ी भी होती थी मतलब कि कुछ करने के लिए या फिर राजनीति में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। जैसे कि आप जीवन शैली में रानी लक्ष्मीबाई का देख सकते हो कि जब वो पार्टिसिपेट करती थी, है ना, घोड़सवारी के लिए भी, इवन उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ता था, फेस करना पड़ता था सोसाइटी को। तो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि वुमेन्स लोग ना ज़्यादातर वुमेन्स पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल चीज़ों में वो जल्दी आती नहीं थी। ठीक है, बट टुडे द पर्सपेक्टिव चेंज आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया। लेकिन आज हमारे भारत में थोड़ा बदलाव हुआ है, यहाँ पे अब वुमेन्स भी आती हैं। ठीक है, तो आजकल औरतें भी हैं, जैसे सीतारमन हो गई, है ना, फाइनेंशियल मिनिस्टर, पहले वो डिफेंस मिनिस्टर थी। फिर इसी तरीके से बहुत सारी वुमेन्स हैं जो कि आई हैं सामने। किरण बेदी हो गई, पहली ऑफिसर हो गई है ना, आईपीएस ऑफिसर कंट्री के हमारे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वुमेन्स अब आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको लाया गया 73rd और 74th को। इसमें रिजर्व 33% रखा गया है। 33% सीट है औरतों के लिए, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जैसे कि 73rd में लिखा गया है कि पंचायत, है ना, तो पंचायत को पावर देने के लिए, तो ऐसे पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गया, इसमें 33% रिजर्वेशन सीट है औरतों के लिए। अगर औरतें इसमें एग्ज़ाम देके आती हैं तो 30% सीट रिजर्वेशन होने की वजह से इनको ले लिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। द परसेंटेज हैज़ बीन रेज टू 50% इन सेवरल स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। कई ऐसे स्टेट हैं जो कि और भी, जैसे कि यहाँ 33% है, तो कई ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने 50% कर दिया है। महाराष्ट्र में 50% है। ठीक है, 50% रिजर्वेशन सीट औरतों की है। इफ़ वी कंपेयर द वुमेन, अगर हम वुमेन को कंपेयर करें तो अगर हम वुमेन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है, if we compare the women representation in 1951-52 election of the number of women MP in Lok Sabha were 22। देखो MP मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है MP का मीनिंग? तो MP का मीनिंग होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 1951 से 52 के इलेक्शन में सिर्फ 22 ही लोकसभा में वुमेन्स थी, औरतें थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। एग्जाम्पल के लिए 4.5% थी। ठीक है, लेकिन अभी के 2014 का अगर हम एनालिसिस करें तो इलेक्शन में 66 हो गई। नंबर ऑफ वुमेन कितनी हो गई? 66, मतलब कि 12.15% का इंक्रीज हुआ है। A gradual change in seen in the women representation in politics। और ऐसे ही कुछ ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशंस का इन पॉलिटिक्स में, मतलब कई औरतें मिलके नहीं क्या आती हैं इसमें,
तो ऐसे चेंजेस यहाँ पे नज़र आए हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि वुमेन रिप्रेजेंट इन लोकसभा की किस तरीके से लोकसभा में आई। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम थोड़ा जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द कंसेप्ट। राइट बेस अप्रोच क्या चीज़ है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन तो मैंने कई बार बताया, आपको याद ही हो गया होगा। राइट बेस अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस कराने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं राइट बेस अप्रोच। राइट बेस अप्रोच में देखा जाए तो आफ्टर 2000 के बाद द होल अप्रोच टुवर्ड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हैज़ बीन चेंज। पूरा का पूरा चेंज हुआ 2000 के बाद से। रिफॉर्म हो गया हमारा जो डेमोक्रेसी है, एक जरिए से देखा जाए तो ये रिफॉर्म हुआ, वापस से ये बना, चेंज हुआ। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कंसिडर राइट ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेटिक में हम क्या देखते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, तो सिटीजन्स के राइट। सिटीजन्स वो होते हैं जो कि कंट्री में जब कोई वहाँ रहता है, ठीक है, कई सालों से रह रहा है, वो सिटीजन्स हो गए, वहाँ पे ही जन्म लिया, तो वहाँ के रहने वाले लोग को हम सिटीजन्स बोलते हैं। तो सिटीजन्स का राइट, ठीक है, तो इसमें चेंजेस हुए, रिफॉर्म हुआ है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू सिटीजन इन इंडिया हैव गॉट राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सिटीजन के हिसाब से कि उनको राइट होना चाहिए इंफॉर्मेशन लेने का। दूसरा एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी, तो ये सारी से चीज़ें हमारे डेमोक्रेसी में है, ठीक है। तो दिस राइट हैव स्ट्रेंथेड डेमोक्रेसी इन इंडिया। और यही चीज़ है कि हमारे डेमोक्रेसी को और मजबूत करता है, हमारी भारत की जो डेमोक्रेसी है इसको मजबूत करता है। बिकॉज के राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारे पास अधिकार है, हम चाहें तो वो हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आ रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं पूरा डीप में जान सकती हूँ। राइट टू इंफॉर्मेशन ये आरटीआई के थ्रू मैं फाइल करके मैं जान सकती हूँ कि वही वहाँ पे क्या चल रहा है, मैं गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कितना खर्चा कर रही है, ये भी मैं जान सकती हूँ आरटीआई के थ्रू। तो एक सिंगल सिटीजन भी इंफॉर्मेशन ले सकता है आरटीआई के थ्रू। और फिर एजुकेशन हो गया, हर सिटीजन को अधिकार एजुकेशन का, और यहाँ पे गवर्नमेंट पूरा काम करती है। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में जैसे कि आप समझ लीजिए कोई कंपनी आई, जैसे कि हम बिस्किट खाते हैं कि नहीं खाते, अब वो बिस्किट में अगर कोई जहर मिला दे तो भाई मर जाएगी ना पब्लिक, लेकिन उस बिस्किट में कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो फूड सिक्योरिटी कि हमें ये फूड सिक्योरिटी भी मिलती है, तो इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी मजबूत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे मैं आरटीआई बोलती हूँ। आरटीआई वाज इंट्रोड्यूस 2005 में इस आरटीआई को इंट्रोड्यूस किया गया। सिटीजन एम्पावरमेंट इज़ वेरी एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो कंट्री के रहने वाले लोग हैं, हम लोग जो सिटीजन्स हैं, हमें एम्पावर मतलब होता है कि पावर देना, आगे बढ़ाना। तो सिटीजन को एम्पावर किया गया, वेरी एसेंशियल कंडीशन डेमोक्रेसी में एम्पावर किया गया। कैसे? तो इट क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन टू पार्टिसिपेट एंड इंटरेक्ट विद गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट के सिस्टम इस तरीके से बना दिए गए ना कि एक नॉर्मल सिटीजन डायरेक्ट मोदी से जाके बात नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन इस सिटीजन को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपने गवर्नमेंट से तो बात करेगा ना जाके। एक प्रजा को, अगर प्रजा के कोई नागरिक को प्रॉब्लम है तो वो बताना चाहता है अपनी बात गवर्नमेंट को, वो कैसे बताए? अगर ये जो प्रजा है ये जानना चाहती है कि भाई राजा कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये जान सकती है। तो ये किसके थ्रू हुआ? तो देखो आरटीआई के थ्रू। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई आरटीआई के थ्रू कि सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकता है, इंटरैक्ट करना मतलब कि आपस में वो इंटरैक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट से बात कर सकता है। एंड द इंक्रीज कम्युनिकेशन, इससे क्या हुआ कि कम्युनिकेशन इंक्रीज हो गई बिटवीन मतलब बीच में, सिटीजन और गवर्नमेंट, सरकार और प्रजा के बीच में, है ना, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में आपस का कम्युनिकेशन यहाँ पे बढ़ा है। और यही चीज़ है कि जो डेमोक्रेसी में स्ट्रेंथनिंग आ गई है, ठीक है। देखो मन की बात में मोदी जी सामने सामने आके अपनी बात कहने लगते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग कमेंट भी
उसमें करते हैं, डायरेक्ट बात हो रही है, तो ये चीज़ जो है हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करती है। इट हेल्प टू बिल्ड ट्रूथफुल रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। ये एक ट्रूथफुल रिलेशनशिप बना देता है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। राइट टू इंफॉर्मेशन एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। देखो आरटीआई जो है ना ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करती है। क्या करती है? ट्रांसपेरेंसी। इससे आप ट्रांसपेरेंसी हो जाती है एंड अकाउंटेबिलिटी विच द हॉल मार्क ऑफ द गवर्नमेंट। हॉल मार्क का मतलब समझ लो कि ये एक एग्जाम्पल बन जाता है ना, सैंपल बन जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से पूरी जानकारी हमें होती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अकाउंटेबिलिटी मतलब पूरा पता होता है कि कहाँ खर्च कर रही है, क्या कर रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी है जो कि हॉल मार्क है गवर्नेंस का। गवर्नेंस का क्या है? हॉल मार्क है। ठीक है, हॉलमार्क आप सैंपल समझ सकते हो, एग्जाम्पल समझ सकते हो। राइट टू इंफॉर्मेशन रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या सीक्रेट है, इसके सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। आरटीआई क्या करता है? तो ये रिड्यूस करता है ना, कम करता है ये सीक्रेसी को। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने दोनों क्वेश्चंस अटेंड किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे लेसन का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है व्हाट आर द इफेक्ट रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। 21 साल से 18 साल का वोटिंग एज करने से कौन कौन से इफेक्ट हुए जो कि रिड्यूस हुए, है ना। तो ये है आपका आंसर। द फॉलोइंग आर द इफेक्ट रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18। कि ये सारे इफेक्ट है जो आप देख रहे हो, तो 1 से लेकर 4 तक ये आप जो देख रहे हो ये सभी क्या है? इफेक्ट है जो कि रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, 21 साल जब वोटिंग एज हमारी जो 21 साल की थी उसे 18 जब हम लोगों ने कर दिया तो ये चीज़ें हुई। देखो, इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू द यंगर जनरेशन इन इंडिया। तो यंगर जनरेशन इंडिया की जो है उसको पॉलिटिकल में पार्टिसिपेशन करने की एक मौका मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। दिस प्रोविज़न हैव मेड द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड की ये करने से क्या हुआ कि ये जो प्रोविजंस, ये रेगुलेशन लाने से, ये रूल्स लाने से क्या हो गया कि हमारी कंट्री जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में बन गई पूरे वर्ल्ड में। और दिस हैज़ इंक्रीज नंबर ऑफ वोटर कंपेयर टू अदर डेमोक्रेटिक। और इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ वोटर मतलब ज़्यादा वोटर आ गए, है ना, बहुत सारे वोटर मतलब कि वो जो वोट देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे वोटर हो गए। अगर बाकी देशों में देखा जाए तो उनसे कंपेयर हमारे यहाँ पे ज़्यादा हैं। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि दिस इफेक्ट हैज़ नॉट ओनली ब्रॉड क्वालिटेटिव। ये इफेक्ट सिर्फ नंबर पे ही नहीं देखा जाता, तो क्वांटिटेटिव पार्टिसिपेट ऑफ यंग जनरेशन। यहाँ पे यंग वोटर्स भी हैं, इनका भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे हुआ है ना। तो क्वांटिटेटिव में ना देख के हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे यंग वोटर्स भी हैं जो कि नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ मीन्ड बाय इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। इस्टेब्लिशमेंट सोशल जस्टिस का क्या मीनिंग है भाई, और इसका इस्टेब्लिश करने का क्या उद्देश्य था। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन गाइडलाइन स्टैब्लिश न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो देखो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो संविधान है वो हमें एक गाइडलाइन देता है, एक डायरेक्शन देता है, एक मार्गदर्शन देता है कि नई सोसाइटी जब हम स्टैब्लिश करते हैं, एक नई सोसाइटी जब बनती है तो 2 चीज़ों के ऊपर बेस रहती है, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ रहते हैं, उद्देश्य 2 इम्पॉर्टेंट रहते हैं। पहला तो सोशल जस्टिस, दूसरा इक्वलिटी। कि हमारी जो सोसाइटी हमने नई बनाई है तो उसमें सोशल मतलब पूरी सोसाइटी है ना, तो सोशल मतलब सभी को न्याय मिलना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। इक्वलिटी का मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इक्वलिटी होनी चाहिए सब में। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी एम एट द एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस। देखो यहाँ पे जो सिद्धांत है हमारा, जो इसमें
इक्वल जो कि सोशल जस्टिस और इक्वलिटी का मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो भेदभाव है उसको ख़त्म किया जाए। जो हमारा सोशल स्टेटस में ना बहुत भेदभाव होता है, तू नीची जात का है, इसको टच नहीं करने का, ये वो, तो ये भेदभाव जो हैं इनको आपको, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, जो ये भेदभाव है इनको ख़त्म करना है, ठीक है। चाहे वो सुप्रियर हो या फिर इन्फेरियर बेसिस ऑफ कास्ट हो गया, रिलीजन्स हो गया कि ये धर्म का है, ये वो धर्म का है, लैंग्वेज हो गया कि ये गुजराती है, मारवाड़ी है, ये अलग भाषा का है, जेंडर हो गया ये लड़की है, लड़का है, बर्थ प्लेस हो गया कि बाबा मैं यहाँ का हूँ तो मैं मराठी हूँ, तू एमपी है, तू यूपी है तो तू इधर नहीं आएगा, रेस है, प्रॉपर्टी हो गई कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ कोई नहीं खरीद सकता, ये जो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये जो भेदभाव है इनको ख़त्म करना, यही जस्टिस और इक्वलिटी का उद्देश्य है, एम है। और यही चीज़ लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, इनका विकास करना, है ना, हर एक इंडिविजुअल का अपॉर्चुनिटी देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनका विकास करना, यही इसका उद्देश्य है। किसका? जस्टिस और इक्वलिटी का, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी का। एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसी टू स्ट्रेंथ द सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो इसमें ना गवर्नमेंट हमेशा एफर्ट करती है, इसमें गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है जिससे कि हमारा जो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी है इसमें एक स्ट्रेंथ बनी रहे, मजबूती बनी रहे। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे पॉलिसीज लाती रहती है। आइए अब डिस्कस करते हैं जो कि है थर्ड वाला, विच डिसीजन ऑफ अ कोर्ट हैज़ रिजल्ट इन प्रोटेक्शन ऑफ हॉनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे बोला गया कि विच डिसीजन ऑफ कोर्ट, कौन से कोर्ट का, है ना, कोर्ट का कौन सा ऐसा डिसीजन है जो कि रिजल्ट हमें बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ हॉनर और डिग्निटी। तो ऐसा कौन सा डिसीजन है? तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि कौन सा ऐसा कोर्ट का डिसीजन है जिसकी रिजल्ट की वजह से होनर और प्रेस्टीज का प्रोटेक्शन हुआ है। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ वुमेन सेवरल पॉलिसीज, वुमेन की कुछ प्रॉब्लम्स थी, कई प्रॉब्लम्स थी, उनको देखने के बाद कई ऐसी पॉलिसीज़ लाई गई हैं और उनको अडॉप्ट किया गया है, चाहे वो नेशनल लेवल हो या फिर इंटरनेशनल लेवल हो। हर किसी ने ये प्रॉब्लम देखी है और इसको अडॉप्ट किया है, इसको अपनाया है। वो ये है कि ये जो इलिटरेसी है ना, अनपढ़ होना वुमेन्स का, इसको आपको इनको एजुकेट करना है। औरतों को, जितनी भी औरतें सभी को एजुकेट करना है और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है वो की है कि यहाँ पे एक और चीज़ लेकर आई, वो है राइट टू हैव इक्वल शेयर। राइट टू हैव इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी की, जो भी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि उसके फादर की हो गई या फिर हस्बैंड की हो गई, उस प्रॉपर्टी में उस वुमेन का अधिकार है। पहले क्या होता था कि बेटों को ही अधिकार दिया जाता था और बेटियों को नहीं, लेकिन अब औरतों को अधिकार दिया गया है। वो उनके हर एक प्रॉपर्टी में हक है, अधिकार है औरत का, ठीक है, वुमेन्स का अधिकार है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी लाया गया जिससे कि दहेज ना लिया जाए, लेकिन लोग सुधरने वाले नहीं हैं, उनका माइंडसेट आज भी डाउरी लेते हैं। यूपी एमपी आप देख सकते हो, वहाँ पे शादी की बात करो तो पहले डाउरी बात आती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है सेक्सुअल हैरेसमेंट, कई औरतों को सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है। तो ये सारे प्रोविजंस, रूल्स, पॉलिसीज़ निकाली गई जिससे कि वुमेन को प्रोटेक्शन मिल पाए, वो हिम्मत ना हारे और आगे आए और अपने पैरों में खड़ी हो, डिपेंडेंट ना रहे, वो इंडिपेंडेंट बन जाए। ताकि इससे क्या होगा, अगर लड़की शिक्षित होंगे तो पूरी कंट्री शिक्षित होगी, कंट्री का विकास होगा, ठीक है। तो दैट इज़ अ नेसेसरी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी प्रोहिबिट एक्ट है। देखो डोमेस्टिक वायलेंस में जैसे कि बहुत सारी सासें अपनी और बहुओं को मारती हैं या फिर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं, जला भी दिया जाता है। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसको ख़त्म करना है, इसलिए ये एक्ट लाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लाए गए, क्रिएट किए गए, फेवरल ऑफ प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ वुमेन, की वुमेन के फ्रीडम के लिए ये कुछ प्रोटेक्शंस के लिए ये प्रोविजंस लाए गए हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज़ रेज्ड 50% इन सेवरल स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। तो गवर्नमेंट ने ये भी सोचा कि भाई वुमेन्स के साथ इतनी सारी पहले से ही उनको राइट नहीं दिए गए, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50% सीट रखी है कि जो भी
जैसे कि पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, है ना। तो जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है उसमें वुमेंस अगर फॉर्म भरती है, एग्ज़ाम देती है, तो 50% का उनको सीट रिजर्वेशन है, इसकी वजह से उनको जॉब मिल जाएगी। फिर दूसरी चीज़ है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बीन इस्टेब्लिश। नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस के लिए एक इस्टेब्लिश की गई। सिमिलर कमीशन आल्सो एग्जिट इन स्टेट लेवल। हर एक स्टेट में ये लाया गया, जिसमें कि नेशनल कमीशन वुमेन क्या करती है कि वहाँ पे औरतों के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। फिर द एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। एक ऐसा एक्ट लाया गया जो कि वो एक्ट प्रोटेक्ट करता है औरतों को जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करता है, उनका जो उनकी मान हानि करता है, उनका अपमान करता है ना। तो ये सारी चीज़ों में सेल्फ एस्टीम ऑफ वुमेन एंड रिजेक्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन ऑफ अथॉरिटेरियंस। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी रीति रिवाज ऐसे हैं, तुझे ऐसा करना होगा, तो ये रिजेक्ट किया गया कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डोमिनेशंस होते हैं लोगों के, कि हमारी परंपरा में ऐसा चला आ रहा है, तुझे ऐसे ही करना होगा, तो इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया गया और वुमेंस एक्ट बनाया गया ताकि वुमेंस को सपोर्ट मिल सके और वो भी आगे बढ़े। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट किया। तो आई होप कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत ही इजी वे में मैंने कोशिश की आपको समझाने की। इसके सारे क्वेश्चन आंसर एक बार ये वीडियो देख लिया ना, आपको सब याद हो जाएगा। बस 2 वीडियो आपको देखने हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो का जो लेक्चर है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सॉल्व किए। प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आप एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करोगे, मुझे पता है। और आपका जब रिजल्ट आएगा ना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा कि कैसा गया था पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।